मैं राम अवतार व्याख्याता हिंदी। आज हम इस क्लास के अंतर्गत वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे, जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और कंपटीशन क्लासेज में भी ये काम आएगा। तो आज शुरू करते हैं वाक्य विचार भाग 1 के अंतर्गत। सबसे पहले हम पढ़ चुके थे वर्ण विचार के अंतर्गत, तो उसी के बारे में दोहरान के रूप में देखा जाए। वर्ण क्या है? मुंह से निकलने वाली वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, अक्षर जैसे ये आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर हो थोड़ा। जैसे कमल, कमल शब्द के अगर हम टुकड़े करते हैं तो क व्यंजन, अस्वर, म व्यंजन, अस्वर, ल व्यंजन, अस्वर, ये इसके टुकड़े हो गए। अब इस के और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, ना आ के टुकड़े कर सकते हैं। तो ये क, जिसको हालांकि बोला नहीं जाता, ये हलंत वाला लिखा जाता है। और ये अ, ये वर्ण जो स्वर व्यंजन के रूप में अपन पढ़ चुके हैं। अब अक्षर क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना ऐसा ध्वनि समूह जिसका उच्चारण करते समय प्राण वायु झटके से मुख विवर से बाहर निकलती है, मुख खुलकर बाहर निकल जाती है, तो हम उसको अक्षर कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ज्यों, ये दो वर्णों से मिलकर बनी है। जय, यह, और ओ, और अनुस्वार। तो ये वर्ण, इन वर्णों के योग से जो ये पूरा झटके के साथ बना है, ज्यों, ये अक्षर ज्यों, त्यों, क्यों, क्या, ये सब अक्षर के उदाहरण है जो वर्णों के मेल से बने। तो ये आप अंतर कर सकते हो वर्ण और अक्षर। अक्षर के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। विशेष बात ध्यान रखनी, सभी स्वर और सभी व्यंजन अक्षर ही होते हैं, इनको अक्षर माना जाता है, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। जितने भी अक्षर ये वर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जय, ये भी अक्षर है, क्योंकि एक ही झटके के साथ बाहर निकलते हैं। ये ओ, एक झटके से बाहर निकले, इनको अक्षर भी बोला जा सकता है, लेकिन सारे अक्षर है उनको वर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो अक्षर है, लेकिन इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। तो ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि सारे स्वर और सभी व्यंजन यानी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर होते हैं उनको वर्ण नहीं कह सकते। ये इसमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है। अब शब्द के अंदर देखो, वर्ण और अक्षर के बाद में शब्द क्या? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे अपन ने पिछले उदाहरण में देखा था कमल का, तो इसके आप देख सकते हो ये सारे वर्ण है, यानी कि स्वर और व्यंजन, क, अ, म, अ, ल, अ, यानी कि कमल, ये कमल जो बना है इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, यानी कि ध्वनि का समूह है, ध्वनि का समूह है ये। यानी कि जो वर्ण थे उनको अपन ध्वनि भी बोल सकते हैं, पिछली बार पढ़ा था, क्योंकि सभी स्वर और व्यंजन ध्वनि होते हैं। इसलिए कमल है वो क्या है? शब्द है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ एक सार्थक शब्द है। इसके अंदर जो मेन बात है, सार्थक शब्द जुड़ा है, उसको उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी लिख दे, र, व, न, रवन, हालांकि ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसको अपन, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कहेंगे, शब्द नहीं कह सकते। समझ गए ना? ये यानी दो या दो से अधिक वर्णों से बना हुआ ऐसा शब्द जिसके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं,
ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है, और अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक है, तो उसको अपन नहीं कहते। अब इसके अगला आता है पद, जो सबसे बड़ा होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जब शब्द है जो वाक्य के अंतर्गत प्रयोग में आते हैं तो उसे हम कह सकते हैं पद। जैसे कमल जा रहा है, कमल जा रहा है। जब पहले कमल एकल आया था तो उस समय इसको अपन ने शब्द बोला था, लेकिन जब ये पूरा वाक्य कमल जा रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, उसके अंतर्गत ये कमल कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्या हो गया, पद हो गया। क्या हो गया, पद। जा रहा, ये भी सब पद है, क्रिया पद है, ये कर्ता पद है, जा रहा क्रिया पद, यानी इनका नाम पद हो जाता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसकी स्थिति के अनुसार उसका नाम पद हो जाता है। कर्ता पद, क्रम पद, क्रिया पद, ये हो जाता। अब अगला है पदबंध। पदबंध क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक पदों का बंधन। जैसे अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि पद आए थे, पदों का बंधन ही पदबंध कहलाता। जैसे कोई शब्द है जो वाक्य में प्रयोग होता है वो पद कहलाता। जैसे राम कृष्ण, राम राम कृष्ण और श्याम जा रहे हैं, यानी कि राम शब्द है, कृष्ण शब्द है, श्याम शब्द है, और शब्द है, जा रही है, सभी शब्द है, लेकिन वाक्य के अंतर्गत आने से इनका नाम पद हो गया। राम पद हो गया कर्ता, कृष्ण भी कर्ता पद है, और श्याम भी कर्ता पद है, ये क्रिया पद है। और ये सारे मिलकर के कर्ता क्रिया ये सारे क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। संज्ञाओं का पदबंध है। राम कृष्ण ये संज्ञा है, इसे इनका नाम हो जाएगा, इनके भेद होते हैं जो आगे पढ़ेंगे अपन। संज्ञा के रूप में तो संज्ञा पदबंध, क्रिया का तो क्रिया पदबंध, जिस रूप में आ रहा है उस विशेषण में आ रहा है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी जिस रूप में आ रहा है वो पदबंध कहलाता है। यानी कि जब वाक्य के अंतर्गत बहुत सारे पद एक साथ आते हैं, दो या दो से अधिक पद आते हैं, तो उनके बंधन को कहते हैं पदबंध। यानी इसके अंदर राम कृष्ण और श्याम ये सभी पदबंध कहलाएंगे, क्योंकि संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक पद यदि किसी व्यवहारिक कोटि में बंध जाते, यानी जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता, कुछ व्यवहार में जिसका प्रयोग हो रहा है, बन जाते हैं, तो वे पदबंध बनकर ही वाक्य कहलाता है। जब पद आपस में बन जाते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। सरल भाषा में अपन देखें, यानी जब पदबंध आपस में मिल जाते हैं, जिसका कोई ना कोई व्यवहार के रूप में अर्थ निकल रहा है, तो उसको अपन वाक्य कहेंगे। जैसे अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा, तो इसके अंदर अनुराग पद है संज्ञा वाला, जंगल भी संज्ञा है, शेर भी संज्ञा है। तो अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा, और मैं अवयव है, देखना क्रिया है, ये सारे मिलकर के, सारे पद मिलकर क्रिया पद संज्ञा पद ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। पदबंध, ये सब पद जब या दो से अधिक पद आपस में बन जाते हैं और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, व्यवहार के अंदर कुछ ना कुछ उसका प्रयोग हो रहा है, तो उसको अपन वाक्य कहते हैं। इस तरह 6 भेद थे पढ़े अपन वाक्य विचार के अंतर्गत। पहला अपन ने पढ़ा था वर्ण, फिर आया था अक्षर, फिर अपन ने पढ़ा था अक्षर वर्ण से बने थे शब्द, तीसरा शब्द के बाद में बना था पद, पद के बाद में बना पदबंध, पदबंध के बाद में बना पदबंध के बाद में बना वाक्य। यानी कि वर्ण, अक्षर, शब्द, शब्द से पद, पद से पद वाक्य, पद वाक्य से पदबंध से वाक्य। इस तरह ये 6 चरण काम पूरे होने पर वाक्य का निर्माण होता है। अगर हम वाक्य विचार के अंदर जो प्रश्न आता है उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, उसका परिचय देना पड़ता है।
तो परिचय देंगे जब आपको बताना पड़ेगा कि ये पदबंध ये है, कौन सा है, संज्ञा वाला है, क्रम वाला है या क्रिया वाला। अब वाक्य के गुण और कसौटियां। वाक्य कब कहलाएगा, वाक्य के क्या गुण होने चाहिए, कोई भी लिखा गया पदबंध है वो वाक्य की श्रेणी में कब माना जाएगा, उसके कुछ कसौटियां है जिस पर उनको परखा जाता है, जिनको उनको कसा जाता है। कसौटी पर कोई चीज कैसे जाने का मतलब क्या है, उसकी जांच की जाती है कि वो इसके अंतर्गत सही उतरता या नहीं उतरता, इसके आधार पर ही उसको सार्थकता सिद्ध होती। तो पहले कसौटियां कौन कौन सी है, पहली सार्थकता। वाक्य गुण या कसौटियां क्या है, पहले क्या होनी चाहिए, उसका सार्थक। वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अपने पढ़ा कमल, कमल कोई सार्थक है। अगर कोई भी शब्द हो गया रवल, कवल, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाता, तो उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रखा है, इंदिरा गांधी के निधन पर सर्वत्र शोक छा गया, तो ये सार्थक वाक्य है। निरर्थक क्या था, दुख। ये दुख शब्द का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है, क्योंकि कोई निधन वगैरह होता है तो उसके लिए शोक शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि शोक का मतलब आंतरिक रूप से होने वाला पीड़ा, उसको शोक कहते हैं। दुख सामान्य होता है, जो सामान्य घटना पर ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक घटना घटित हुई जिसके अंदर आंतरिक पीड़ा का भाव प्रकट करने के लिए शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो ज्यादातर निधन वगैरह होने पर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सार्थक प्रयोग हुआ, इसलिए सार्थकता होनी चाहिए। दूसरी कसौटी है वाक्य के लिए प्रासंगिकता, यानी जिसमें ये प्रयोग किया गया उसके प्रसंगानुकूल है कि नहीं है, उसके योग्य है कि नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त पद प्रसंग के अनुरूप ही होने चाहिए। जैसे राकेश खाना खा रहा है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया आ रही है, खाना खा रहा है, खाना को खाया जाता है, ये शुद्ध वाक्य है। आरती खाना पी रही है, पी रहा है, दो अशुभिया। खाना पीना पी नहीं सकते, खाया जाता है। और रहा है जो इस कर्ता के अनुसार लिंग अशुद्धि है, तो इसलिए अशुद्ध है। यहाँ दो अशुद्धियां है, एक तो क्रिया संबंधी दोनों ही है। क्रिया ने तो कर्ता के अनुसार आई है, कर्ता एक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आनी चाहिए थी। और खाना के लिए खाना क्रिया आती है, ये पीना आ रही है, ठोस पदार्थ, इसलिए ये अशुद्ध। तो प्रासंगिकता होनी चाहिए, जैसा करता है उसके अनुसार क्रिया कर्म वगैरह प्रयोग होने चाहिए, तो वो प्रासंगिकता कहलाती है। ये वाक्य की दूसरी कसौटी थी योग्यता। तीसरा है पद कर्म। वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम अनुसार होना चाहिए, पद कर्म। तीसरी क्या थी, पद कर्म। पद कर्म का मतलब है कि पद कर्म का मतलब यह होता है कि वाक्य में प्रयुक्त पद कर्म के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए, कर्म के अनुसार होना चाहिए। जैसे पहला है कर्ता कर्म क्रिया, ये क्रम है। सबसे पहला कर्ता आएगा वाक्य में, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ये क्रम से चलता है। ऐसा नहीं पहला आप क्रिया लिख दो, फिर कर्म लिख दो, फिर कर्ता लिख दो, तो वो कर्म बिगड़ जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो कर्ता कर्म क्रिया इसी क्रम में होना चाहिए। सीता के गले में एक मोतियों का हार, सीता के गले में एक मोतियों का हार है, इसके अंदर क्रम नहीं है, ये अशुद्ध है। क्या ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, सीता के गले में मोतियों का एक हार। एक मोतियों का हार का मतलब हो जाता है कि एक मोती का हार, जबकि हार के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं। तो ये एक शब्द का प्रयोग मोतियों के पहले करने से यह अशुद्ध हो गया, जबकि इसका प्रयोग करना चाहिए हार के पहले। जैसे शुद्ध वाक्य दे रखा ना, सीता के गले में मोतियों का एक हार है। हार एक हो सकता है, लेकिन मोती एक मोती का हार नहीं बन सकता, व्यवहारिक नहीं, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। इस तरह हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य की पहचान कर सकते हैं पद क्रम के अनुसार। वाक्य की कसौटी क्या है, पदों का क्रम सही होना चाहिए। दूसरा, अधिकतर हिंदी के लेखक विद्वान है। अधिकतर हिंदी के लेखक विद्वान है, तो इसमें अधिकतर पहला गया जो विशेषण, तो हिंदी पहले आना चाहिए कर्ता के रूप में। तो हिंदी के अधिकतर लेखक विद्वान है, इसमें हिंदी पहले ने देकर के अधिकतर पहले दे दिया, जो कि अशुद्ध है।
हिंदी के अधिकतर लेखक लेखक की विशेषता बता रहे कितने अधिकतर जो गुण है विशेषण का प्रयोग उन्होंने पहले करने से ये अशुद्ध हो गया। कुत्ते को राम डंडे से पीटता है, कुत्ते को राम डंडे से पीटता है, अशुद्ध क्या है इसमें? तो इसमें कर्ता पहले काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, लेकिन कुत्ते का पहले प्रयोग होगा, कुत्ता कर्म है, ये अशुद्ध है। जबकि राम शुद्ध क्या होगा? राम डंडे से कुत्ते को पीटता है, पहले आना चाहिए कर्ता, फिर आना चाहिए कर्म। तो इसमें क्या कर दिया? पहले कर्म दे दिया, फिर कर्ता दे दिया, इसलिए ये गलत है। शुद्ध क्या है? राम डंडे से कुत्ते को पीटता है। अगली ये कसौटी है आसक्ति है निकटता। वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच में निश्चित दूरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं चिपके होना चाहिए। अब ये वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसका वाक्य विचार करते हैं, उसमें विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य के अंग कौन कौन से। मुख्य रूप से इसके दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। कर्ता का विस्तारक और कर्ता ये दोनों मिलाकर के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। और विधेय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता या कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य जो कर्ता या कर्ता के विस्तार के बारे में कुछ बता रहा है उसको अपन विधेय कहते हैं। क्रम का विस्तारक क्रम, पूरक का विस्तारक पूरक, प्रविशेषण और क्रिया का विस्तारक क्रिया। यानी कि क्रम का विस्तारक क्रम विस्तारक कहलाता है, पूरक का विस्तारक पूरक प्रविशेषण कहलाता है, पूरक कहलाता है, और विशेषण का जो विस्तारक उसको प्रविशेषण कहते हैं, क्रिया का जो विस्तारक है उसको क्रिया का विस्तारक कहते हैं। विस्तारक साथ में आएंगे उद्देश्य में, ये ध्यान रखना। और विधेय के अंदर इन दोनों को छोड़ करके, कर्ता और कर्ता विस्तारक को छोड़कर जो शेष वाक्य है जो उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ अपन को बता रहा है वो विधेय कहलाएगा। ये दो भाग ध्यान रखना, पूछे जाते हैं विधेय कौन सा है। उदाहरण के रूप में देखो, राम पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। इस वाक्य में देखो कि राम पत्र लिख रहा है, तो अपन ने पढ़ा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व कर्ता का विस्तार। तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये कर्ता राम है, इसको अपन उद्देश्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम उद्देश्य कहेंगे। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, यानी जो शेष वाक्य पत्र लिख रहा है, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो पत्र लिख रहा है, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है या शेष वाक्य जो बचा है उसको अपन कहते हैं विधेय। तो पत्र लिख रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। इसमें विस्तारक नहीं आया है कर्ता का, इसलिए अगर वो भी आता है तो उसको साथ में लेना है। अगर इसके अंदर कर्ता का विस्तारक आता, राम का बड़ा भाई, राम का बड़ा भाई, बड़ा भाई, तो ये कर्ता का विस्तारक हो गया, राम का बड़ा भाई। साथ पूरा आएगा, राम और उसका बड़ा भाई, ये सारा कर्ता विस्तारक हो जाएगा, विस्तारक के साथ है। इस तरह आगे देखते हैं, उदाहरण में दे रखे, देखो आगे आगे समझ सकते हो इसमें स्लाइड के अंतर्गत कि जैसे गीता का भाई महेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता, राजेंद्र बहुत सुंदर है, उस कोने में बैठा हुआ आदमी अपराधी है, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, सने सने चलता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास चला गया। तो पहले वाक्य के अंदर देखते अपन, गीता का भाई महेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है, तो ये महेश तो करता है, और ये किससे संबंध बता रहा है कि इसका विस्तार क्या है? गीता का भाई है। तो इसके अंदर ये महेश और गीता का भाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके अंतर्गत? उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये उद्देश्य कहलाएंगे, ये उद्देश्य कहलाएंगे। और धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, ये इसके वाक्य के बारे में कहा जा रहा, तो ये हो जाएगा विधेय। ये क्या हो जाएगा?
ये विधेय हो जाएगा, ये विधेय, और ये हो जाएगा आपके मैस गीता का भाई सही, ये हो जाएगा उद्देश्य। राजेंद्र बहुत सुंदर है, तो राजेंद्र इसके अंदर करता है, बहुत सुंदर शेष वाक्य, ये विधेय हो जाएगा बहुत सुंदर, और राजेंद्र जो आपके उद्देश्य हो जाएगा। उस कोने में बैठा हुआ आदमी अपराधी, तो यह आदमी तो करता है लेकिन इसके बाद विस्तार दे रखा, उस कोने में बैठा हुआ, तो ये इसका कर्ता का विस्तारक है, और ये करता है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही विधेय कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे, दोनों ही उद्देश्य कहलाएंगे, और अपराधी है ये विधेय कहलाएगा। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा, तो ये क्रिया का विस्तारक है, तो अपन को सिर्फ इसके अंदर कर्ता कौन आ रहा, बच्चा, तो बच्चा विधेय है, क्या है, सॉरी बच्चा क्या है, उद्देश्य है, और धीरे धीरे चल रहा है ये विधेय। सने सने चलता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास चला गया, इसके अंदर देखो बच्चा यहाँ करता है, और बच्चा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि उससे ही संबंध बता रहा है, इसलिए सने सने चलता हुआ बच्चा, ये पूरा क्या है, उद्देश्य है, और ये कर्ता का विस्तारक है, क्या है, विस्तारक होने के कारण दोनों को अपन उद्देश्य मानेंगे। और अपनी माँ के पास चला गया, ये विधेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, यानी कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक जो आ रहा है वो तो उद्देश्य में लेना है, बाकी जो किसके क्रम है क्रिया उसका विस्तारक जो भी कुछ आ रहा है बाद में, वो विधेय की श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वाक्य के भेद, वाक्य विचार के अंदर ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वाक्य के कई भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला वाक्य भेद है जो रचना के आधार पर, जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है इसके अंतर्गत रचना के आधार पर, तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण या सरल और सामान्य वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। और इसके हमें प्रश्न यह आता है, साधारण सरल वाक्य की पहचान करनी होती है, मिश्र वाक्य जिसमें 2 वाक्य मिश्रित होते हैं, यानी कि 2 सरल वाक्य, ये आश्रित वाक्य भी होते हैं, जैसे संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। इसके आधार पर मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है मिश्र वाक्य के अंतर्गत। और वो आश्रित वाक्य कैसा, अगर संज्ञा पर आधारित है तो संज्ञा आश्रित, विशेषण पर आधारित है तो विशेषण वाला हो जाएगा, और क्रिया पर आधारित है तो क्रिया पर हो जाएगा। और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसके अंतर्गत साधारण 2 वाक्य मिले होते हैं, जिसमें एक मुख्य वाक्य, एक आश्रित वाक्य हो सकता है, एक साथ 2 सरल वाक्य हो सकते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। और क्योंकि इसके अंतर्गत जो सवाल आते हैं वो परीक्षा के अंतर्गत निर्माण करने आते हैं कि मिश्र वाक्य का पहचान कीजिए, उसकी परिभाषा लिखिए, या इसका मिश्र वाक्य बनाइए, ऐसे सवाल आते हैं, संयुक्त वाक्य बनाइए। धन्यवाद।